नमस्कार, आप देख रहे हैं पैसा लाइव और मैं हूं आपके साथ काव्या खंडेलवाल। एआई रिक्रूटमेंट और हायरिंग की दुनिया को तेजी से बदल रहा है। कंपनीज टैलेंट को हायर करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं और इंजीनियर्स के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर वरुण मोदगिल फ्रॉम कॉग्निवी इंडिया, हु इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पैसा लाइव पे। Thank you, ma'am. सर, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी हाउ कॉग्निवी इंडिया वाज बोर्न एंड व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इट। Okay, thank you for having me. यू वेलकम। Cognavi India, originally Japanese company है. Our parent company is called Forum Engineering. हम Tokyo Stock Exchange में पिछले महीने तक listed थे. And now we been doing recruitment for engineers, recruitment in engineering sector in Japan for last 45 years. हम around 1400 largest manufacturing companies जापान में जो हैं उनके लिए हम engineering talent supply करते हैं और जापान में एज़ यू नो पॉपुलेशन कम होती जा रही है एंड वहाँ पे इंजीनियर्स की डिमांड उतनी ही है जितनी पहले थी और थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है मगर पॉपुलेशन कम हो रही है। तो हमने शुरू किया था कॉग्निवी इंडिया कि हम टैलेंट को अर्ली एक्वायर करना शुरू कर लें, यानी कि जब वो कॉलेज में है तभी से ही पता अगर उन्हें कॉलेज से ही हायर कर सकें देन कंपनीज़ को बहुत बेनिफिट होगा। जापान में जो प्रॉब्लम है इंडिया में रिवर्स थी। तो जापान में सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद हमने ग्लोबल मार्केट स्पेस देखा। अराउंड 8 मिलियन इंजीनियर्स ग्लोबली ग्रेजुएट करते हैं एनुअली, उनमें से 2.7 मिलियन इंडिया में करते हैं। नाउ इंडिया में अभी ऑपोजिट ट्रू है, यहाँ पे अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी कम है मगर बढ़ेगा। तो हमने इंडिया में इसी माइंडसेट से शुरू किया है कि अगले 5 से लेके 10 इयर्स इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड होगा। यहाँ पे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी। तो जो कंपनी ये टैलेंट को असिस्ट कर सके कि उनको जॉब मिल सके, उनका करियर बन सके, वो कंपनी हम बनना चाहते थे। तो इसलिए हमने कॉग्निवी इंडिया में शुरू किया। ओके सर, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, पहले हायरिंग रेज्यूमेज और रेफरल के बेसिस पे होती थी, फिर एटीएस सिस्टम आया, देन एआई। तो आपके हिसाब से रिक्रूटमेंट में सबसे बड़ा चेंज क्या आया है? हमें इसे दो फिलॉसफी में देख सकते हैं जो ज़्यादातर लोग देखते हैं। एक है ऑटोमेशन के तरीके से। ऑटोमेशन में लोग ये समझते हैं कि जो काम है अब एआई कर सकता है। जो हायरिंग का काम है या रेज्यूमे स्कैनिंग का काम है वो एआई करेगा तो लोगों की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। Exactly. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम लोगों को एम्पावर करते हैं। अगर जो हायरिंग मैनेजर है या टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट है उसको रेज्यूमे एक दिन में 10 नहीं मगर 1000 देखने की अपॉर्चुनिटी हो जाएंगी। जो शीट में जो डिटेल वो मिस करता था वो एआई ढूंढ सकती है। सो दो तरीके से देख सकते हैं। एक है कि वो ऑटोमेट करके लोगों को हटाने का, मगर कॉग्निवी जो है वो लोगों को एम्पावर करने की कोशिश में एआई को स्ट्रेंथ देती है। तो हम चाहते हैं कि जो लोग हायरिंग करते हैं एचआर मैनेजर्स, उन लोगों को एआई यूज़ करके और इनेबल हो सके वो कि दे कैन डू मोर विद लेस टाइम। If you can answer, what are the AI tools that HRs are using nowadays? So I think what HRs can use is earlier, जैसे आपने ATS जैसे ATS रेफर system. किया, तो ATS में जनरली कीवर्ड्स सर्च होते थे। तो जैसे कि अगर इंडिया में टेक्नोलॉजी पॉपुलर है, जैसे अगर आपको पाइथन आती है तो पाइथन के अंदर भी अलग अलग फ्रेमवर्क्स होती हैं जो ATS मिस कर देगा क्योंकि वो कीवर्ड एग्जैक्ट मैच नहीं होता, राइट। मगर अगर एआई देखेगा तो एआई वो रिलेट कर सकता है। जैसे कि हो सकता है कि आप प्रेजेंटर हैं एंड से कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की नॉलेज है और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज है। तो एआई जज कर सकता है कि अगर इन्हें प्रेजेंटेशन बनाने आते हैं तो हो सकता है कि इन्हें प्रेजेंटर की भी नॉलेज हो। Exactly. और ये स्केल में कर सकता है, यानी कि बस एक मिनट में एक लोग नहीं मगर 1000 लोगों का डेटा देख सकता है। तो जो इंसान मिस करते हैं वो एआई मिस नहीं करेगा। सो इट हेल्प देम। Exactly. सर, आज रिक्रूटमेंट में एआई का यूज़ तेज़ी से बढ़ रहा है और ट्रेडिशनल हायरिंग के मुकाबले एआई
टैलेंट को असेस और आइडेंटिफाई और मैच ज़्यादा इजीली कर लेता है। तो ये प्रोसेस किस तरीके से ट्रेडिशनल से अब एआई पे शिफ्ट हो रहा है? अब अगर हम देखें तो इंडिया की प्रॉब्लम बदल रही है। पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारे पास डेटा नहीं होता था। डेटा ऑफलाइन मोड में होता था या ऐसे मोड में होता था कि आप उसको समझ नहीं सकते थे। या तो बहुत सारी हमारी जो लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट कंपनीज इंडिया में हैं, उन्होंने या ऑनलाइन सर्विसेज लाइक लिंक्डइन ने ये डेटा को डिजिटाइज कर दिया। सो नाउ यू हैव अबंडेंस ऑफ डेटा। बहुत ही ज़्यादा डेटा है जो इंसान Yes. देख नहीं सकते। And तो data is the king. yeah, and data is the king. तो the difference that's happening now is अब बस डेटा को हम ज़्यादा पहले की प्रॉब्लम थी कि डिजिटाइज नहीं कर पाते थे। अभी हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे पास ज़्यादा ही डेटा है। अडैप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उसको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एआई जैसे टूल्स की ज़रूरत है जो एनालाइज कर सके, क्योंकि हम नहीं कर सकते इंसान इतनी। बेसिकली एआई इज मेकिंग इट मोर इजियर। यस, मोर ओके। इजियर। दुनिया भर में स्किल टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ रही है, और आज के समय में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन इंजीनियरिंग टैलेंट की डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एंड आई थिंक इंडिया में अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इज एट अराउंड 17%। Yes. हमारी गवर्नमेंट की कोशिश है, एंड आई होप दे सक्सीड, कि हम इसे 25% एंड ओवर में लेके जा सकें। नाउ हम जो मेन कोर स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, they will change drastically. But what won't change is the need for adaptability. जैसे आपको, अगर मैं as basic as Microsoft Office में जाता हूँ, तो पहले आप ऑफिस अगर यूज़ करना आता था, आप लिख सकते थे, मेरे को Microsoft Excel आती है, मगर अब Excel में भी AI एम्बेडेड है। लाइक उसके अंदर भी आप क्लॉड को यूज़ कर सकते हो, या Exactly. उसके अंदर भी आप AI को यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब AI इनेबल्ड होंगी। एंड आई थिंक इंडिया में जो नेक्स्ट वेव ऑफ रिक्वायरमेंट आएगी वो डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग, जो कोर इंजीनियर्स हैं, जो जिनको अभी जॉब नहीं मिल रही हैं, जैसे ही वो हाइब्रिड और AI इनेबल्ड बनेंगे, वी विल हैव वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्क फोर्सेज। सो आई थिंक कोर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट अभी बहुत बढ़ने वाली है, एज लॉन्ग एज दे कैन अडॉप्ट टू AI। सर, अगर मैं आने वाले 5 सालों की या 10 सालों की बात करूं, तो आपके हिसाब से एआई रिक्रूटर्स को हेल्प करेगा या उनको रिप्लेस करेगा? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ अभी, तो आई माइट बी राइट और रॉन्ग, बिकॉज इट्स स्टिल माई व्यू, मगर आई थिंक दोनों करेगा। एंड Okay. बहुत सारी जॉब्स ऐसी ज़रूर हैं जो रिप्लेस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जो छोटे छोटे काम थे, जो मोनोटोनस हमें सर्च करना पड़ता था, टैगिंग करना या इंफॉर्मेशन, जो रिपीटेड चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से रिप्लेस हो जाएंगी। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और होगी। नेचुरली अगर सोचा जाए तो अब कंपनीज आर एबल टू डू मोर, तो कंपनीज ज़्यादा कमाएंगी। Exactly. अगर वो ज़्यादा कमाएंगी तो उन्हें मैनेज करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे, और अगर स्मार्टर AI सिस्टम्स आएंगे तो उन्हें स्मार्टर पीपल भी चाहिए होंगे जो उन्हें मैनेज कर सकें। सो आई थिंक इट विल रिप्लेस, बट इट विल ऑल्सो क्रिएट, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ। सो बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें होंगे। आजकल कैंडिडेट्स भी सीवी बनाने के लिए या फिर इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए एआई का यूज़ करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या इससे हायरिंग प्रोसेस में चैलेंजेस आ सकते हैं? मेरे हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम अभी हम बहुत सारे इंडिया में भी हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ अभी हम इंटरेक्ट करते हैं, और वो इसीलिए हमारी सर्विसेज कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो रेज्यूमेज AI बना रहे हैं। AI अब बताती है कि आपका रेज्यूमे स्कोर कितना है। अब जो AI, जो रेज्यूमेज हैं, वो रिव्यू भी अब AI कर रही है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक cycle of resume creation and review. It's like a samsara of its own, a cycle of Yes, life and yes, birth yes. of the job situation is like that, कि review भी AI कर रही है और बना भी AI रहे हैं। So it does create a lot of challenge. Don't you think कि if candidates are using AI for making of CV and for preparing the interview,
तो कहीं ना कहीं उनके सीवीज में काफ़ी सिमिलर चीज़ें होती हैं, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर यू गाइस टू इट आइडेंटिफाई दैट। इट डेफिनेटली इज़। तो अगर सोचा जाए तो क्या करना चाहिए? जैसे अगर सबके रेज़्यूमेज़ अब परफेक्ट हैं और सबके एक्सपीरियंस में सब परफेक्ट अगर आने लग जाएँ, आई थिंक कंपनीज़ को भी और स्मार्ट होके स्मार्टर एआई सिस्टम्स यूज़ करने पड़ेंगे कि वो आइडेंटिफाई कर सकें। बेसिक थिंग्स दैट वी जज फॉर इज़ वेदर कि उन लोगों को स्किल आते हैं या नहीं है जो लिखा हुआ है। सो असेसमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है। एंड द अदर वन इज़ क्वालिटी ऑफ योर एजुकेशन। जैसे अगर आप कौन से कॉलेज में हैं और उनका क्या स्कोर है। आई नो इट गोज़ बैक इनटू सच कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल माइंडसेट, यस। मगर कंपनीज़ को रिस्क मिटिगेट करने के लिए सबसे आसान तरीका यही होगा कि वो अच्छे कॉलेज में जाएं, अच्छे ग्रेड्स के स्टूडेंट देखें। पहले यहाँ से शुरू होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट, अगले 5 सालों में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्टूडेंट्स और बीट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कौन सी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए और उन फैक्टर्स पर फोकस करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर रेडी हो सकें? अनदर गुड क्वेश्चन। सो डेवलप्ड नेशंस में बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिन पे हम बात करते हैं, जो यूरोप में भी हैं, नॉर्डिक साइड में भी हैं, सम पार्ट्स ऑफ यूएस में अभी भी हैं, जबकि मुश्किल हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर फॉर डिफरेंट रीजंस। ग्लोबल टैलेंट वॉर इज़ रियल एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अच्छे टैलेंट को ढूंढती हैं। हाउ कैन आवर टैलेंट इन इंडिया, I wish I could keep them in India. They find good opportunities. मगर उन्हें for them to have the right opportunity, I think core knowledge in the field that they're studying in, वो उन्हें रखनी चाहिए. And they have to keep themselves updated with the most recent requirement. अभी के हिसाब से next 5 years are in data center, semiconductor and AI. Okay. And robotics, जिसमें, which is what we should put effort into. This can change very well. But I think अगर कोई भी students को या कोई भी talent को अगर abroad में देखना चाहते हैं, or if they want to get jobs abroad, like I'll just give you a short example. We recently got around 13 students to be placed in Japan. They got an average package of 40 to 56 lakhs, which is quite good for Indian standard. And the Japanese companies were happy. Some of them are in semiconductors, some of them are in energy, some of them are in software. And I think what stood out to most was that they were happy with everyone had perfect CV. These were in Japanese and, translated. I think adaptability, culture fit. I think most of these students, for non-technical skills, because they work in an environment which is different to the culture that they've been brought up in, तो they have to be able to understand कि different cultures में different requirements होती हैं और different behavior की adjustment करनी पड़ती है. And students जिन्होंने ये सीखा था, जिन्होंने practice किया था, they often got more selected than, they were more likely to get selected than students that didn't. So these are two soft skill areas and culture fit section that I think students should look at. ओके, सो AI फ्रेंडली ज़माने में जिसमें AI फ्रेंडली रिज्यूमेज भी होते हैं, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू आइडेंटिफाई अ जेन्युइन टैलेंट? It is tougher than before. क्योंकि सबके पास, like you said, AI friendly resumes हैं, so Yes. सब अच्छे दिखते हैं. And resume in reality is catalog of yourself. This is where you showcase the best of yourself. So सब लोग अच्छे दिखते हैं. How we like to do this right now is two things. हम colleges के साथ जब काम करते हैं, तो हम college students को first और second year से engage करना शुरू करते हैं. तो हमारे पास उनकी डिटेल सेकेंड ईयर से होती है और हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को भी नॉलेज देते हैं कि ऐसी ऐसी कंपनीज़ हैं, वो ऐसी रिसर्च कर रही हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. सो स्टूडेंट्स टेक इंटरेस्ट. हम वो नॉलेज को कंपनीज़ 2 साल 3 साल पहले, ग्रेजुएशन से 2 साल पहले देते हैं. सो बस रेज्यूमे में नहीं, बट दे कैन एक्सपेक्ट टू नो मोर अबाउट द स्टूडेंट और कैंडिडेट इन एडवांस. दूसरा पॉइंट, हमारे पास एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसे हम स्किल ट्री कहते हैं. मैंने आपको पहले बोला था, हमारे पास 1400 कंपनीज़ हैं जिनके साथ हम काम करते हैं. तो
वो 1400 कंपनी में 50,000 डिपार्टमेंट हैं और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं। तो हमने हर एक डिपार्टमेंट का ट्री बनाया हुआ है स्किल का। ओके। तो उसमें ये लेगेसी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये वर्जन यूज़ होता है, ये बनाया हुआ है। मोर लाइक अ फ्लो चार्ट, ताकि सब कुछ क्लियर रहे। या मगर वो असली में ट्री की तरह ही दिखता है क्योंकि इतने ज़्यादा हो जाते हैं। सो हम बस रेज्यूमे में नहीं, मगर हम स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट पे मैप करते हैं। स्किल ट्री हर एक डिपार्टमेंट का मैप हमारे पास होता है। तो हम बस रेज्यूमे को नहीं, मगर अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करते हैं। Okay. A very, I'll not say very important, but an important question. AI hiring को fast efficient बना रहा है, but bias, transparency और algorithms पर ज़्यादा dependence को लेकर concerns भी हैं। तो companies AI का responsible और ethical use कैसे ensure कर सकती है? It's a tough question and there is no straight answer for it right now. Okay. Biases definitely AI में belong करते हैं, but जो underlying models हैं वो improve हो रहे हैं। अगर I think सब agree करेंगे कि there are around three or four largest players in the AI sector right now that people are used to, and ये AI companies बहुत कोशिश कर रहे हैं कि AI honest होने लग जाए। जो biases हैं वो कम होने लगे, hallucinations जो हैं कम होने लगे। Controlling the data security, like managing data security, is a big issue. Companies should really make sure that any personally identifiable information should be, of course, off records. Internal कोशिश कंपनी कर सकती है, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो underlying models पे depend करती हैं. So I think it'll improve over time. ओके, सो AI रिवोल्यूशन के बाद इंजीनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड्स किन रोल्स में बढ़ी हैं, इंक्रीज हुई हैं? Okay, so अभी तक जो ज़्यादातर कॉलेजेस करते आए हैं वो डिमांड ड्रिवन अप्रोच करते हैं। डिमांड ड्रिवन कंपनीज कहती है कि अभी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, बैक एंड इंजीनियर्स चाहिए, तो उसी के लिए करिकुलम अभी तक बन रहे थे। अब क्योंकि एआई जैसे आपने पहले बोला था काफ़ी और रोल्स को रिप्लेस हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स। अब जो डिमांड बढ़ रही है बिकॉज हम उस एरिया में स्पेशलाइज भी करते हैं, कोर इंजीनियरिंग में डिमांड अब बढ़ रही है। एंड यू वॉन्ट while the official statistics say that the unemployment is still there, but if you try to find good candidates, you know, बहुत मुश्किल है इंडिया में मिलने, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑलरेडी प्लेस हो जाते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, दिस कोर इंजीनियरिंग फील्ड, मैकेट्रॉनिक्स, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जापान इज द हब ऑफ इट। यस, जापान में एक्चुअली हर साल 40,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। देखिए इंडिया में 2.7 मिलियन एंड जापान में 40,000 कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करते हैं। उनमें से 20,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग सेक्टर में चले जाते हैं। 40,000 में से 20,000 बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग सर्विसेज में चले जाते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट पहले कंसल्टिंग जॉब या फाइनेंस या अलग जगह चले जाते हैं, वो फिर इंजीनियर्स नहीं बन सकते। They can only become an engineer and continue to be an engineer अगर वो ग्रेजुएशन के बाद इंजीनियर ही बने, बाद में नहीं बन सकते। बट दे कैन डू द अदर वे अराउंड कि पहले 2-3 साल इंजीनियरिंग का काम कर लो, देन वर्क एंड देन यू नो डू व्हाटएवर यू एल्स। तो जापान में 20,000 लोग के करीब कोर इंजीनियरिंग की जॉब जाते हैं 40,000 में से, मगर जापान में डिमांड 40,000 का है हर साल। सो देयर इज अ शॉर्टेज, राइट। इंडिया में अभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। सो इफ स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट टू एआई नॉलेज विद दिस, it's an unbeatable sort of talent that they will have for the next 5 years. ओके, अकॉर्डिंग टू यू आने वाले 10 सालों में AI टैलेंट एक्विजिशन, वर्कफोर्स डेवलपमेंट और यंग इंजीनियर्स का करियर अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से रिशेप करेगा? अभी एक प्रॉब्लम है जेन्युइनली जो हमें फिक्स करनी पड़ेगी, वो है कि अभी एआई को हम बहुत सारी यंग जॉब्स, जो बेस लेवल जॉब्स हैं, वो करा रहे हैं। तो अभी तक क्या होता था कि जो यंग इंजीनियर्स जॉब को ज्वाइन करते थे उन्हें लैडर मिलता था कि वो सीख सकें वो, मगर वो अंडरलाइंग बेस लेवल है जो अभी एआई करने लग रहा है। तो बहुत सारी कंपनीज हैव स्टार्टेड नोटिसिंग दिस। तो एंड बिग कंपनीज और गुड कंपनीज हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि if we don't train the youth,
Now 5 साल बाद run कौन करेगा? Who's going to Exactly. run this? So uh, you said 10 years, right? It's a big, big, Big big gap. time, big gap. But I think AI or the smartest companies or the brightest minds in this game currently are trying to figure out how do we incorporate humans in now, because 5 years down the line, 10 years down the line, things will be so different. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सबसे पहले किस स्किल पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? Technical or non-technical? बोथ. Okay, so reason why big companies pick big colleges or good colleges right now are because it proves that the students have practiced, worked hard to get into those college. The grit that they worked hard. So, अगर students को practice skill में करना चाहिए तो उन्हें practice करनी चाहिए. Like practice or knowledge of practicing is the biggest skill that students should have, which enables them to learn. There's a quote for it. Practice makes a man perfect. Yes, that's the one. So practice will make these students unbreakable if they do it. And I think it's true with everything in life. You know, we are never perfect in the beginning. But I think for students to become adaptable to these changes, uh, they need to know what is happening right now, what is required right now, and it's the part that they really need to learn is focus and practice. Exactly. Yeah. And non-technical? Non-technical is that multiculturalism, like we focus a lot on international opportunities and international companies in India, Japanese companies in India. So if it's non-technical, students should, not should, but they should be open to other cultures and other way of working. And when you accept other cultures, like I grew up in Japan and I accepted Japan's culture when I was a child, and when I grew up and last few years of my schooling I was in India and I adopted India's culture wholeheartedly. I learned so much. So I think for non-technical skills, students should be willing to um, understand that there are different companies, different countries, different cultures that they should perhaps be open to. ओके. अगर हम हायरिंग ट्रेंड्स और एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो क्या कंपनीज आज डिग्री से ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी और लर्निंग एबिलिटी को इम्पोर्टेंस दे रही है? दे रही है, ये दे रही है, मगर अगर उन्हें डिग्री के साथ साथ ये मिले तो उसको वो भी दे रही हैं. सो लाइक अगर डिग्री नहीं भी हो बट दे हैव adaptability and this sort of learning ability or talent, Yes. they will value that. मगर वो डिग्री के साथ हो, then of course they would value that. Okay, now we are moving towards last. So let's have a quick rapid fire round. So my Okay. first question to you is AI jobs create ज़्यादा करेगा या job replace ज़्यादा करेगा? Create ज़्यादा करेगा. Okay. डिग्री या स्किल्स आज के जॉब मार्केट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? Skills क्या रिज्यूमे का कॉन्सेप्ट फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. बिल्कुल ख़त्म. बिल्कुल का तो पता नहीं, मगर कम ज़्यादातर खत्म हो जाएगा यार. ओके. क्या आने वाले टाइम में हर इंजीनियर को एआई सीखना पड़ेगा? Yes. अगर आप आज के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? Don't give up. There's a light on the other side of the tunnel. A lot of engineers, उनको लगता नहीं है कि वो उनको जॉब मिलेगी या वो पिक्चर नहीं कर सकते. But there's a lot of potential. So don't give up on engineering. Okay. Now a last and a important question I would say. अगर हम 10 साल आगे की बात करें तो आपको क्या लगता है रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन और इंजीनियरिंग करियर्स का लैंडस्केप कैसे दिखने वाला है और उस फ्यूचर के लिए स्टूडेंट्स को आज से क्या तैयारी शुरू करनी चाहिए? ये अभी भी रैपिड फायर है या ये नहीं, रैपिड फायर नहीं? it ends here. ओके, it ends here. Yes. 10 साल में बहुत कुछ बदलेगा. एंड अगर अभी स्टूडेंट्स को 10 साल आगे के लिए प्रिपरेशन करनी है या सोचना है कम से कम, देन आई थिंक it's almost like bank balance या compounding interest या saving.
तो उन्हें छोटे छोटे स्किल जो अभी रेलेवेंट हैं वो सीखते रहने चाहिए, क्योंकि दे ऑल कंपाउंड इनटू समथिंग यूजफुल। तो अगर उन्हें अभी लगे कि ये छोटा सा एक्स्ट्रा स्किल मैं सीख लूँ, यस लर्न इट। थोड़ा और सीख लूँ, यस प्लीज़ लर्न इट। ये भी सीख लूँ। एंड आई थिंक दिस, अगर स्टूडेंट्स या यंग इंजीनियर्स हैं, उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को कंपाउंड करके सीखते रहना चाहिए। दे विल बिकम वेरी वैल्यूएबल टू एनी कंपनी। Thank you so much, Varunji. That's all from my side. And thank you so much for sharing your thoughts on AI, hiring trends, and future ready skills. Thank you so much for watching Pesa Life. And don't forget to like, share, subscribe, and follow us.